Hello everyone, this is Sumit Shukla. Welcomes you all to Academic Hub. गुड मॉर्निंग एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर ट्रायंगल। ज्योमेट्री का चैप्टर है। ज्योमेट्री में बहुत लोगों को दिक्कत होती है, तो आज हम बात करेंगे ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स के बारे में, कुछ थ्योरम्स भी देखेंगे एंड होप सो कि आज की वीडियो के बाद आपके डाउट्स नहीं रहेंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और बेसिकली आपको ये बहुत से हेल्प करेगा आपके कंसेप्ट बिल्डिंग में, और फिर क्वेश्चंस भी आप सोल्व कर पाएंगे अच्छे से। जब कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो क्लियर सी बात है कि आप कर पाएंगे। चलिए, इसके बाद बहुत ही जल्द अभी जैक अपना मॉडल पेपर भी जारी करने वाला है, तो जैसे ही मॉडल पेपर जारी होता है तो उन मॉडल पेपर का सोल्यूशन भी हम करवाएंगे क्लियर। उनसे भी आपको समझने में मदद मिलेगी कि किस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो मैं करवाऊँगा, डोंट वरी। उसके लिए आप लगातार बने रहिए। और सबसे पहली बात, यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। क्लियर। आइए, आज हम बात करने वाले हैं त्रिभुज, ट्रायंगल के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, राइट। ट्रायंगल, यह है हमारा ट्रायंगल। इसी ट्रायंगल की आज हम बात करने वाले हैं। तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले हम बात कर ले रहे हैं ट्रायंगल के बारे में, देन आफ्टर वी विल मूव टुवर्ड्स द चैप्टर। मतलब इसमें हमें पढ़ना क्या है, इस ट्रायंगल में भी हमें देखिए एक्चुअली पढ़ना क्या है। हमें बेसिकली पढ़ना है सिमिलैरिटी के बारे में, समरूपता के बारे में, तो उस पर हम लोग चलेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ 2-3 बेसिक पॉइंट्स हैं जिसको कि हम रिकॉल कराना चाहेंगे। तो सबसे पहली बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि ट्रायंगल होता क्या है। व्हाट इज ट्रायंगल, ट्रायंगल होता क्या है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ट्रायंगल एक क्लोज फिगर होता है। क्या होता है ट्रायंगल? एक क्लोज फिगर होता है, 2D फिगर होता है, जो 3 साइड से कवर्ड हो रहता है। 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज क्या कहते हैं, किसे बोलेंगे? 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। ट्राई ना, ट्राई मीन्स 3 होता है, उसको हम बोलते हैं ट्रायंगल। इसके बाद अगला पॉइंट से, जो इंटीरियर होता है ना एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये बातें थी जो कि आपको पता होगी। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल भी आप जानते होंगे। चलिए, फिलहाल हम उस पर नहीं चर्चा नहीं करने वाले हैं क्योंकि आज हमारा डिस्कशन का वो टॉपिक नहीं है। आप क्लास 10 में हो तो होप सो आपको मालूम होगा ही होगा। आज हम बात करने वाले हैं सिमिलैरिटी के बारे में, समरूपता के बारे में। जब कभी भी हम बात करते हैं समरूपता की, तो समरूपता होती क्या है? देखिए, आपको कंफ्यूजन लाने के लिए ना 2 बातें हैं, एक तो समरूपता और दूसरी सर्वांग समता। हम 2 बातें आपके पास लिख रहे हैं, समरूपता और सर्वांग समता। ये आपका है समरूपता और ये है आपका सर्वांग समता। तो पहले तो हम अभी भूल जाइए आप कि हम ट्रायंगल की समरूपता की बात कर रहे हैं। हम बेसिकली बात करना चाह रहे हैं समरूपता के बारे में कि आखिर ये समरूपता होता क्या है, ये समरूपता होता क्या है। चलिए, तो देखिए समरूपता का मतलब क्या हो गया ना। समरूपता 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट वर्ड योर सम, तो सम मतलब समान, समान मतलब एक जैसा, एक जैसा, और रूपता मतलब हो गया रूप वाला, समान रूप वाला, सेम फिगर वाला। किस टाइप का? सेम फिगर ऑफ, सेम फिगर ऑफ, सेम फिगर। अगर हम बात करें सर्वांग समता का, तो सर्व अंग समान। देखिए, सर्व मने सारा, टोटल। सर्व मतलब सर्व, सर्वांग समता, सर्व मतलब सारा, सर्व अंग समान। ये बन गया आपका, देखिए, सर्व अंग, सर्व अंग समान, सर्व अंग समान से मिलकर बन गया है मेरा सर्वांग समता। इसका मतलब इसमें क्या होता है ना
कि सभी अंग बराबर होते हैं, सभी अंग बराबर। तो किसके अंग बराबर भाई? आप कहें कि सर किसके अंग बराबर? तो उनके अंग जिनके बारे में हम कंपेयर कर रहे हैं, जिनके बारे में हम कंपैरिजन कर रहे हैं, उनके सारे पार्ट्स, सारे एंगल्स, सारे साइड्स क्या होंगे ना, बराबर होंगे। इसमें भी सर्वांग समता और समरूपता दिखाने के कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल, साइड साइड साइड। तो ये क्लास 9th का टॉपिक था एंड होप सो आपका क्लियर होगा। तो अब फिलहाल हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, हाँ बस हम रिकॉल करा दे रहे हैं आपको। क्लास 9 से आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, क्योंकि ज़्यादा समय अब है नहीं कि हम बहुत ज़्यादा डिटेल पे जाएँ वहाँ पे। अगर हम वहाँ डिटेल में समय देंगे तो आपको हम यहाँ पे नहीं समझा पाएंगे, तो वहाँ का हम सिर्फ रिकॉल करा कर आगे की ओर मूव करेंगे अभी। तो सर्वांग समता में क्या होता है, सभी अंग बराबर होते हैं, और समरूपता में क्या होता है ना, समान रूप जैसा होता है। बस यहाँ पे जो नोट्स पॉइंट आप कर सकते हैं कि समरूपता में रेशियो क्या होते हैं ना, रेशियो इक्वल होते हैं, रेशियो इक्वल होते हैं। इसमें क्या होता है, रेशियो इक्वल होते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें पार्ट्स इक्वल होते हैं, सारे के सारे पार्ट्स इक्वल होंगे। इसमें पार्ट्स इक्वल होंगे और इसमें रेशियो इक्वल होता है। कंपैरिजन के लिए देखिए, ये जो दोनों है ना, जो दोनों मार्कर हमने ले रखा है, ये मार्कर क्या है आपका, सर्वांग भी है और समरूप भी है। क्यों भाई, ऐसा कैसे हम बोल सकते हैं? तो सर्वांग समता में हमने क्या बोला कि सारे के सारे पार्ट्स बराबर हो सकते हैं। मतलब कि यदि इसको हम देखिए, इस चीज को देखिए, इसकी जो लेंथ है ना, आप देखिएगा इस कैप का लेंथ बराबर है, सेम लेंथ, मोटाई भी बराबर है। अब मोटाई बराबर कैसे हम चेक कर सकते हैं? देखिए इसका हम इधर इसमें कैप लगा दिए, इसका इसमें लगा दिए, दोनों में फिट बैठ गया, मतलब कि दोनों क्या है, सर्वांग सम है। अगर हम बात करते हैं समरूपता, तो समरूपता में क्या होता है, समरूपता में आपके रेशियो बराबर होते हैं। तो सपोज करें अगर इसकी लेंथ आपकी 3 मीटर है, तो इसकी भी लेंथ तो आपकी 3 मीटर ही है, तो इनका रेशियो क्या होगा, सेम आ गया, दिस बराबर दिस। यहां तक समझ में आया आपका बात? ये क्या हो गया, सर्वांगसम भी हो गया और समरूप भी हो गया। तो खैर आज का हमारा टॉपिक ये नहीं है। जैसे कि आप देखिए, हम दो सर्कल बना रहे हैं, भूल जाइएगा एक्चुअली एग्जैक्ट नहीं बनेगा। ये भी एक सर्कल है और ये भी एक सर्कल है, तो दोनों सर्कल क्या होगा ना, समरूप हैं, समरूप हैं, क्योंकि इनका रेशियो बराबर होगा, एक जैसे हैं। सर्वांगसम इसलिए नहीं है क्योंकि इसका रेडियस कुछ और है और इसका रेडियस कुछ और है। सपोज इसका रेडियस कैपिटल आर है और इसका रेडियस स्मॉल आर है, तो क्या हो जाएंगे आपके, समरूप तो होंगे लेकिन सर्वांगसम नहीं होंगे। एक अगला फिगर हम ले रहे हैं ट्रायंगल का। देखिए इसकी हम बात करें, ट्रायंगल की जब बात करें, सपोज करें दिस इज योर इक्विलैटरल ट्रायंगल, दिस इज योर इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्या है, दिस इज योर इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। ये आपका है समबाहु त्रिभुज। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर सपोज करें कि जो सबकी साइड बराबर है, सपोज करें इसकी हम साइड मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर और ये भी आपका है 5 सेंटीमीटर का, तब ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपके सर्वांगसम भी हो जाएंगे, सर्वांगसम भी हो जाएंगे, समरूप तो हैं ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ एग्जांपल्स आप बताइए हमें। स्क्वायर्स, जो भी स्क्वायर है क्या होंगे आपके, जो भी स्क्वायर हैं, स्क्वायर आपके क्या हो जाएंगे, स्क्वायर आपके समरूप हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। हाँ, थोड़ा सा हम करना चाहेंगे आपको, समरूपता और सर्वांग समता का थोड़ा सा और डिस्कशन हम करना चाहेंगे।
क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी फिलहाल। देखिए आपका एक ट्रायंगल है ABC। सपोज दिस इज 70 डिग्री, दिस साइड इज योर 4 सेंटीमीटर, दिस साइड इज योर 6 सेंटीमीटर। और दूसरा एक ट्रायंगल दिया हुआ है PQR, दिस इज योर चलिए 70 डिग्री एंड 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। अगर ऐसा दिया हुआ है तो क्या होगा, इसी केस को देखते हैं ना। यहाँ पे देखिए ए आपका क्या हो जाएगा, दिस विल ट्रायंगल, आपका ट्रायंगल देखिए ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा QPR। अब कहेंगे सर ए कैसे हो गया, ये आपने कॉन्ग्रुएंट कैसे लिख दिया, आइए हम समझाते हैं आपको। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सर्वांगसम होने के लिए क्या होता है ना, 2-3 होते हैं, जैसे कि साइड साइड साइड, एंगल एंगल, साइड एंगल साइड, राइट हाइपोटेनियस साइड। ये कुछ सर्वांग समता के नियम होते हैं, क्लास 9 में आप पढ़ चुके होंगे। इस ट्रायंगल में हमें क्या दिख रहा है ना कि AB, देखिए AB का लेंथ 4 सेंटीमीटर और QP बराबर भी 4 सेंटीमीटर। एक एंगल B बराबर एंगल P बराबर 70 डिग्री और BC बराबर PR बराबर 6 सेंटीमीटर। तो साइड एंगल साइड से जब दो भुजा और एक कोण बराबर होता है तो भुजा कोण भुजा, इस वाले प्रॉपर्टी से हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल QPR। अब बताइए कि हमने QPR क्यों लिखा, PQR क्यों नहीं लिखा। इसलिए क्योंकि यहाँ पे AB बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पे देखिए 4 सेंटीमीटर कौन सा है, तो यहाँ पे PQ है। चलिए हम PQ लिख देते हैं, तो PQ तो 4 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट के लिए हम PQ लिख दिए, ट्रायंगल PQR। तो AB बराबर 4 तो PQ बराबर भी 4। इसके बाद हमने क्या लिया है BC बराबर 6। जब यहाँ पे हमने BC लिया और यहाँ पे हम QR ले रहे हैं, तो क्या यहाँ पे QR बराबर 6 है क्या, नहीं है ना। तो वो सारे साइड्स को लेके चलना पड़ता है। अब इस केस में देखिए कि पहला QP, तो QP बराबर 4, फिर PR बराबर 6 और BC बराबर 6, और बीच में एंगल B, तो बीच में एंगल P। यहाँ पे एंगल B है ना, तो B बीच में लिखे हैं, यहाँ पे एंगल P है ना, तो P को बीच में लिखे हैं। तो उन सारी चीज़ों को देख के लिखना पड़ता है। अभी ऐसे देख के लिखेगा कि इसका साइड जो 4 वाला 4 के साथ, मतलब यहाँ पे 4 सेंटीमीटर AB दिखा रहा है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में QP 4 दिखा दिया। बीच में एंगल B था तो बीच में एंगल P हो गया। लास्ट में BC 6 तो PR 6। इस तरीके से ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल QPR हो गया। क्लियर है। इस तरीके से आप कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं। लेकिन अब इसी जगह हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल ले रहे हैं XYZ, ट्रायंगल XYZ। सपोज दिस इज योर 70 डिग्री, दिस इज योर 70 डिग्री, दिस साइड इज योर 8 सेंटीमीटर एंड दिस इज योर 12 सेंटीमीटर। अब आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 12 है, मतलब जस्ट डबल दिख रहा है ना आपको। तो यहाँ पे आपको रेशियो मिल रहा है कि देखिए AB बाई XY कितना हो गया 4/8 बराबर 1/2, और आगे आपका है BC बाई YZ बराबर 6/12, कितना आ गया 1/2। जब रेशियो बराबर होगा तो समरूप होगा, जब भुजा बराबर होगा सर्वांग सम होगा।
एक ही बात को ध्यान रखिए, जब भुजा बराबर मतलब भुजा और कोण बराबर, सारे भुजा और कोण बराबर तो सर्वांग सम, और यदि उनके अनुपात बराबर तो समरूप। और एंगल बी बराबर एंगल वाई बराबर 70 डिग्री, तो यहाँ से हम कहेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल एक्स वाई जेड। कोई दिक्कत नहीं है तो ठीक है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एक्स वाई जेड। क्लियर? आइए अब इसके आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब इसके आगे हम डिस्कशन करने वाले हैं, एक बात आपको क्लियर अब समझ में आ जाएगा। अब बताइए इसी से हम इसका रेशियो निकालें, यहाँ पे अगर हम रेशियो निकाल दें कि क्या ए बी बाई पी क्यू क्या मिलेगा आपको, 4/4 बराबर 1 ए बी बाई पी क्यू, और बी सी बाई पी आर, बी सी बराबर 6 पी आर बराबर 6 तो 1, अनुपात बराबर आया ना। और एक कोण आपका दिया हुआ है एंगल बी बराबर एंगल पी बराबर 70 डिग्री, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल क्यू पी आर। तो देखिए आपका जो भी आपके कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे वो सिमिलर होंगे, मतलब सारे के सारे सर्वांग सम समरूप होते हैं। कोई भी सर्वांग सम फिगर ले लेंगे वो आपके समरूप होंगे। ये आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है कि सारे सर्वांग सम समरूप होते हैं। हाँ, सारे के सारे सर्वांग सम समरूप होते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्या समरूप सर्वांग सम हो सकते हैं क्या? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, नहीं भी हो, मतलब नहीं बोल सकते हम। तो सारे सर्वांग सम समरूप होते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट थी, ये बात हमने आपको समझा दिया। इसके बाद आइए हम चलते हैं एक थ्योरम की ओर, हम चलते हैं जिसे हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, प्रमेय 6.1। आज अभी हम डिस्कस करने वाले हैं प्रमेय 6.1। थ्योरम 6.1 क्या कहता है, एक बात और नोट कीजिएगा, जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं, जो अपडेटेड सिलेबस जैक ने जारी किया है उसमें 6.1 प्रमेय को छोड़ दिया है। हमने देखा है इस बात को, लेकिन फिर भी इस प्रमेय को हम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि जब तक इस प्रमेय को हम नहीं समझाएंगे आगे वाले प्रमेय में दिक्कत आपकी होगी, कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो इस प्रमेय को आप समझने के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना सही लेकिन कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर एक बार देख लीजिएगा, कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा ताकि आगे समझने में दिक्कत ना हो। क्लियर? चलिए हम प्रमेय को लिखते नहीं, हम प्रमेय को सिर्फ बोल देते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। उसी चीज को इंग्लिश में हम बोल दे रहे हैं। हाँ, एक और है आपका इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। इक्वी एंगुलर ट्रायंगल क्या होता है ना, समकोणीय त्रिभुज। एक और बात छूट रहा था मेरा, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल समकोणीय त्रिभुज। सपोज कीजिए अगर आपका दो त्रिभुज है, एंगल बराबर है, दिस इज योर 30, 100 एंड 50, 30 180 हो गया ना, और यहाँ पे हम करते हैं दिस इज योर 100, दिस इज योर 50 एंड दिस इज योर 30। तो क्या देखिए, ये 30 बराबर ये 30, ये 50 बराबर ये 50 और ये 100 बराबर ये 100। जब तीनों एंगल बराबर हो उसको बोलते हैं इक्वी एंगुलर ट्रायंगल या समकोणीय त्रिभुज। क्या बोलेंगे उसको? दैट इज कॉल्ड समकोणीय त्रिभुज। क्लियर है यहाँ तक बात? हम आते हैं थेल्स थ्योरम की ओर। थेल्स थ्योरम क्या कहता है, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio.
आइए हम समझाते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। सपोज करें दिस इज योर ट्रायंगल, इसको साइड में बनाते हैं। ये आपका एक ट्रायंगल है। क्या कर रहा है कि एक ट्रायंगल हम ले लेते हैं, मान के चलिए ए बी सी। इस ट्रायंगल में क्या कर रहा है, किसी एक साइड के पैरेलल, तो हम बी सी के पैरेलल ले सकते हैं, ए बी के पैरेलल ले सकते हैं, ए सी के पैरेलल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज करें हम ए बी के पैरेलल लेंगे तो मेरा लाइन ऐसे आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम ये ए सी के पैरेलल लेंगे तो कुछ ऐसे आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बी सी के पैरेलल लेंगे तो मेरा लाइन ऐसा जाएगा, इसके पैरेलल है। तो इसके पैरेलल हम लेते हैं जो अदर टू साइड्स को दो अलग अलग पॉइंट पे काट रहा है। सपोज कीजिए कि इस डी और इस पॉइंट पे काट रहा है और हम ले लिए हैं कि डी ई पैरेलल टू बी सी, ये समानांतर का साइड दिखा रहा है। किसी त्रिभुज की एक तीसरी भुजा जो किसी एक भुजा के समानांतर और अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो सिद्ध कीजिए, प्रूफ क्या करना है ना यहाँ पे आपको कि ए डी बाई डी बी बराबर ए ई बाई ई सी। आपको यही प्रूफ करना है कि अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में होगी। ए डी बाई डी बी बराबर ए ई बाई ई सी क्या दे रखा है। चलिए हम जो भी दिया इसको भी लिख देते हैं ना। माना कि दिए गए त्रिभुज ए बी सी में एक तीसरी रेखा डी ई जो BC के समांतर है, AB तथा AC को क्रमशः D तथा E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध करना है ए डी बाई डी बी बराबर ए ई बाई ए सी। Suppose in a given triangle ABC, a third line DE that is parallel to BC, intersects AB and AC at point D and E. लिख लीजिए। Suppose in a given triangle ABC, a third line DE that is parallel to BC intersects the line AB and AC at D and E respectively. Then we have to prove AD by DB बराबर AE by AC. We have to prove AD by DB is equals to AE by AC. इंग्लिश वाले भी लिख लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, क्योंकि बार बार लिखने में बहुत समझ आएगा। दैट्स वाई हम एक लाइन में लिख रहे हैं। चलिए इसके आगे हम चलते हैं। हमें दिखाना ये है ना, कुछ हम रचना कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। रचना में बीई तथा CD को मिलाया एवं चलिए से मिला देते हैं इसके बाद। यहाँ बट किया CD और BE को मिलाया और दो पैरेलल लाइन हम ड्रॉ किया रहेंगे। यहाँ पे देखिए
परपेंडिकुलर लाइन बोलना चाहिए था मुझे। दो जिसको बोल देते हैं एम तथा एन। बीई तथा सीडी को बीई तथा सीडी को मिलाया एवं डीएम परपेंडिकुलर टू एसी एंड ईएन परपेंडिकुलर टू ए बी खींचा। अब आप कहेंगे कि सर डीएम परपेंडिकुलर क्यों खींचे, तो बाबू इस हम क्लियर करने क्या वाले हैं, हम इसको एरिया से रिलेटेड के बनाने वाले हैं। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। तो वही परपेंडिकुलर हाइट हमने यहाँ पे ले लिया। परपेंडिकुलर हाइट लेने का रीजन यही है क्योंकि हम एरिया का यहाँ पे कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। क्लियर है ना यहाँ पे। अब कहेंगे बीई तथा सीडी क्यों लिया, क्योंकि हम यहाँ पे ट्रायंगल बनाने के लिए बीई से एक ट्रायंगल आगे बन रहा है BDE, यहाँ पे बन रहा है CDE। तो दैट्स वाई कि हम इसको मीट करा दिए हैं। मीट करने का रीजन यही है। लिख लीजिए मीट BE एंड CD एंड ड्रॉ DM परपेंडिकुलर AC एंड EN परपेंडिकुलर AB। मीट BE एंड CD एंड ड्रॉ DM परपेंडिकुलर AC एंड EN परपेंडिकुलर AB। क्लियर है यहाँ तक? अगर यहाँ तक क्लियर है तो आगे चलते हैं। अब नाउ ADE का हम एरिया निकालते हैं ना। देखिएगा एरिया ट्रायंगल ADE, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। त्रिभुज हम इसको देखिए ADE को बाहर निकाल दे रहे हैं। अभी ऐसे ही बाहर था, ये था A, ये था D, ये है E। यहाँ से दो चीज गया हुआ, एक परपेंडिकुलर लाइन ये है, इसको हम बोल दे रहे हैं M। क्लियर? इसको बोल दे रहे हैं M। अगर हम बेस लेते हैं AE, अगर हम बेस ले आधार, तो त्रिभुज क्या होता है 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 1/2 गुने, अगर हम आधार लेते हैं AE, आधार अगर हम लेते हैं AE, क्योंकि हम ADE का बात कर रहे हैं, तो आधार अगर हम लेते हैं AE इंटू ऊंचाई आपका हो जाएगा DM। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए आप लोग। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। चलिए यहाँ पे बोलिए, इसको बोलिए क्वेश्चन नंबर 1। अब निकालिए एरिया ट्रायंगल ADE, निकाल लिए। फिर से हम ADE का ही एक और हम एरिया निकालते हैं। एरिया ट्रायंगल ADE, इस बार हम क्या करते हैं ना, बेस AD को लेते हैं, क्योंकि हमारे पास दो, आपके पास देख चुके होंगे कि आपके पास दो लंब है, तो एक DM और एक और क्या है EN वाला लंब है, जो कि हम यहाँ से परपेंडिकुलर लिए थे। ये भी था EN। अगर इसको अगर हम हटा दें तो अगर हम लोग AD को आधार ले लें, एरिया ट्रायंगल ADE बराबर 1/2, आधार अगर हम AD को लेते हैं तो ऊंचाई क्या होगा परपेंडिकुलर हाइट EN हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। इसके बाद हम निकाल रहे हैं एक ट्रायंगल BDE। किसका? BDE। आइए हम BDE ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे देखिए कैसा था मेरा BDE, ऐसे क्या है DE है, यहाँ पे B है, BDE। एक बात आपको और दिख रहा होगा, जहां तक हम गौर कर पा रहे हैं, परपेंडिकुलर हाइट दिखे यहाँ पे आपका इस तरीके से आगे बढ़ गया है। ये है हमारा A, और यहाँ पे आपका कुछ ऐसा देखिए गया है, जो कि A परपेंडिकुलर है EN। और दूसरा जो आपका है, चलिए इसमें एक बाह्य त्रिभुज, आप बाह्य कोण पढ़े होंगे, जब क्या होता है ना, सब कुछ ये ऐसे जा बाह्य कोण, वो भी हम समझा दे रहे हैं आपको। ऐसा जब बाह्य कोण त्रिभुज जब बनता है, जब एंगल 90 से बड़ा वाला बनता है, दिस एंगल
ऑब्वियसली 90 से जब बड़ा होगा तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर हाइट आपका देखिए ये होता है परपेंडिकुलर हाइट, ये आपका परपेंडिकुलर हाइट होता है। तो हम लोग क्या निकालते हैं, ए बेस मतलब सपोज कि बी हो गया, सी हो गया, ए हो गया, ये पी हो गया, तो इसका एरिया क्या होगा 1/2 इंटू बेस, तो बेस की जगह बी सी और हाइट की जगह ए पी, 1/2 इंटू बी सी इंटू परपेंडिकुलर हाइट ए पी। तो यहाँ पे आपका ई एन वही है जो बाह्य त्रिभुज 90 से बड़ा वाला, ठीक है। एरिया ट्रायंगल बी डी ई, एरिया ट्रायंगल बी डी ई बराबर 1/2 इंटू बेस क्या होगा रहा, बेस आपका देखिए बी डी है ना, ये बेस है, इसी पे तो परपेंडिकुलर है बेस पे ही, तो 1/2 बी डी इंटू परपेंडिकुलर हाइट ई एन, इसको कहिए इक्वेशन नंबर 3। अब इसके बाद एक और हम निकालते हैं एरिया ट्रायंगल बी डी ई के बाद देखिए आपका है सी डी ई, तो सी डी यहाँ से देखिएगा कैसे आपका बना हुआ है, यहाँ पे देखिए सी डी को हम बाहर ले ला रहे हैं, ऐसे है और कुछ ऐसे जा रहा है, तो ऑब्वियसली इसका बेस लाइन ऐसे जाएगा है ना, और इसमें डी एम आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर लाइन एम डी ई सी। तो अगर सी ई बेस होगा तो परपेंडिकुलर डी एम, एरिया ट्रायंगल सी डी ई, एरिया ट्रायंगल सी डी ई बराबर 1/2 इंटू बेस, बेस आपका सी ई इंटू सी ई इंटू सी ई इंटू परपेंडिकुलर लाइन डी एम, कॉल इट इक्वेशन नंबर 4। ये चारों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला दूसरा में तो कोई दिक्कत आपको नहीं रहा होगा, जल्दी से देखिए आप लोग। पहला दूसरा में तो कोई दिक्कत नहीं रहा होगा आपको, हमें पता है। क्योंकि आपको सामने दिख रहा है कि ए डी ई 1/2, अगर हमने आधार ए डी लिया तो इस पे लंब ई एन दिख गया, आधार ए ई लिया तो लंब जो रखा है परपेंडिकुलर लाइन डी एम दिखा। यहाँ पे आप देखिएगा कि बी डी ई में इस बी डी ई का यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ई एन है और आधार बी डी हो गया। अगर हम सी डी ई की बात करें तो अगर सी ई हमारा बेस लाइन और परपेंडिकुलर लाइन कौन सा हो गया डी एम, तो हमने वही किया 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई। यहाँ तक हमें लगता है क्लियर होगा। आइए इसको हम रफ करते हैं। अब हम इक्वेशन 1/3 करें, हाँ 2/3 करें ना, 2/3 और 1/4, इक्वेशन 2/3 क्या होगा आपका, तो एरिया ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ट्रायंगल बी डी ई बराबर 1/2 ए डी इंटू ई एन बाई 1/2 बी डी इंटू ई एन। ई एन से ई एन कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, अब क्या बचा ए डी बाई डी डी, कॉल इट इक्वेशन नंबर 5। अब यहाँ पे करते हैं इक्वेशन 1/इक्वेशन 4, ये 4 आपका है, तो 1 क्या है आपका ए डी ई, एरिया ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ट्रायंगल सी डी ई, एरिया ट्रायंगल सी डी ई, ए डी ई बराबर 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एम, 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एम बाई 1/2 इंटू सी ई इंटू डी एम, हाफ से हाफ कैंसिल, डी एम से डी एम कैंसिल, तो क्या बचा आपका ए ई बाई सी ई। इसको 6 बोल दे रहे हैं, इस पार्ट को मिटा देते हैं, अब कोई काम नहीं है यहाँ पे, बेवजह कंफ्यूज होइएगा। देखिए यहाँ से इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को आप कंपेयर कीजिएगा। एरिया ट्रायंगल ए डी ई बाई बी डी ई और एरिया ट्रायंगल ए डी ई बाई सी डी ई, अगर किसी तरीके से हमें प्रूफ कर दें
कि बी डी ई और सी डी ई बराबर होते हैं तो ए डी ई बाई बी डी ई और ए डी ई बाई बी डी, जब लेफ्ट साइड बराबर तो ए डी बाई बी डी बराबर ए ई बाई सी ई हो जाएगा। हमें यही दिखाना था कि ए डी बाई बी डी बराबर ए ई बाई सी ई, हम लोग यही प्रूफ करना था। एक थ्योरम आप देखिए कि एक थ्योरम होता है एक ही आधार तथा दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज बराबर होते हैं। चूंकि एक ही आधार तथा दो समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुज बराबर होते हैं। मतलब क्या बोल रहा है, सपोज कीजिए ये आपका क्या है ना, दो पैरेलल लाइन है, दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है, और यहाँ पे आपका दो त्रिभुज बन जाए। एक त्रिभुज देखिए बेस सेम रहेगा आपका ए बी सी, और दूसरा हम बोल रहे हैं आपका देखिएगा बी से तो एरिया ए बी सी, इस केस में क्या होता है ना कि ए बी सी का एरिया ट्रायंगल ए बी सी बराबर एरिया ट्रायंगल बी एम सी। ए वाला जो ब्लू वाला एरिया और रेड वाला का एरिया बराबर होते हैं। अब हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं बी डी ई और सी डी ई का। देखिए बी डी ई और सी डी ई, डी ई बेस है, डी ई बेस और डी ई और बी सी समांतर रेखा, तो दो समांतर रेखा और एक ही आधार डी ई, बी डी ई का भी आधार डी ई और सी डी ई का भी आधार डी ई, तो एक ही आधार और दो समांतर रेखा के मध्य जो त्रिभुज बनेंगे वो बराबर होंगे कि नहीं होंगे, बराबर होंगे ना। दो समांतर रेखा और एक ही आधार के मध्य बने त्रिभुज बराबर होंगे। तो यहां से हम कह सकते हैं, ये बात भी समझ में आपको आ गया, हम जो समझाना चाह रहे थे कि एक ही आधार तथा दो समांतर रेखा के मध्य बने त्रिभुज क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां से क्या होगा, दिस implies एरिया ट्रायंगल बी डी ई बराबर एरिया ट्रायंगल सी डी, जब ये बराबर होंगे तो दिस, क्योंकि अब लेफ्ट साइड बराबर तो राइट साइड भी बराबर, तो दिस इंप्लाइज कि ए डी बाई बी डी बराबर ए ई बाई ई सी, रूट ए ई बाई ई सी, हमें ही प्रूफ करना था। होप तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। क्या था थ्योरम, अब जो मैंने आपको याद रखना है, जो एकदम की पॉइंट्स है जिसको बोलेंगे, कोई त्रिभुज एक रेखा जो डी ई जो है बी सी के समानांतर है, अगर प्रूफ नहीं भी याद रहा तो चूंकि मोस्ट प्रोबेबली कि आपको एग्जाम से नहीं पूछेगा, चूंकि सिलेबस से हटा दिया है तो एग्जाम में नहीं पूछेगा कि प्रूफ कैसे करते हैं, लेकिन कंसेप्ट तो ध्यान में होना चाहिए आपको। ए डी तो क्या होगा, अगर डी ई समानांतर है बी सी का तो ए डी बाई डी बी बराबर ए ई बाई ई सी, इस चीज़ को तो याद रख लेना है। किस केस में होता है, जब डी ई समानांतर बी सी। एक इंपॉर्टेंट ए भी आपको याद रखना होगा, क्वेश्चन में यूज करना पड़ सकता है आपका, कि एक ही आधार और दो समांतर रेखा के मध्य बने त्रिभुज बराबर होते हैं, उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। चलिए ये हो गया थ्योरम आपका। ये थ्योरम हमने प्रूफ कर दिया ना, तो प्रमेय 6.2 बाद में करेंगे हम, इसका जस्ट रिवर्स है। बाकी आप तो एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन हम देख रहे हैं, इजी है, आप कर लेंगे, एग्जाम्पल्स वाले क्वेश्चन आप कर लेंगे। हम एक्सरसाइज 6.1 को रहने देते हैं क्योंकि बहुत ही इजी है, फिर भी चलिए इसका हम रिवीजन जल्दी से आंसर करवा दे रहे हैं। ठीक है,
कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। एक्सरसाइज 6.1। सभी वृत्त सर्वांगसम या समरूप, तो सारे के सारे वृत्त क्या होंगे? समरूप होंगे। बताएं आपको, एक ही जैसे दिखते हैं ना, तो सारे वृत्त क्या होंगे? समरूप होंगे। हम आंसर करा दे रहे हैं ओरली। नेक्स्ट है सभी वर्ग, तो सारे के सारे वर्ग क्या होंगे? समरूप या सर्वांगसम? तो समरूप होंगे, क्योंकि भाई साइड तो अलग हो सकता है ना। देखिए ये हो गया, देखिए भुजा का लेंथ अलग अलग है लेकिन एक जैसे हैं, उनका अनुपात तो आ सकता है ना, एक फिक्स्ड रेशियो। तो क्या होंगे? सारे के सारे वर्ग समरूप होंगे। सभी ब्लैंक त्रिभुज समरूप होते हैं। कह रहा है कि कौन सा त्रिभुज है जो कि समरूप होता है? ऐसे तो 6 त्रिभुज होते हैं ना, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। तो जो आपका समबाहु त्रिभुज होता है ना, एक जैसा होता है, तो सारे के सारे समबाहु त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे, समबाहु त्रिभुज। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजा समानुपाती हो। तो पहला में बराबर और दूसरा में समानुपाती। क्या कह रहा है? सब यही है। तो ये समरूप कब होंगे? यदि इनका कोण बराबर हो, क्योंकि क्या होता है आपका, देखिए 90-90 सारा होता है और ये भी 90-90 होता है। तो समरूप होने के लिए अगर कोई बहुभुज है तो उस बहुभुज का एंगल बराबर होना चाहिए और भुजा का जो अनुपात है ना, मल्टीपल में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनुपात समानुपाती होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए। चलिए, और तो वैसे कुछ विशेष है नहीं, थ्योरम करा ही दिए। एक्सरसाइज आपसे हो जाएगा, और कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आई विल श्योरली आंसर यू, बी एश्योर्ड फ्रॉम माई साइड। इसके बाद हम नेक्स्ट आपका कल जो वीडियो करेंगे वो वीडियो आपको शूट करेंगे प्रमेय 6.2 का, वो भी कंसेप्ट अच्छे से समझा देंगे। एंड देन आफ्टर वी विल मूव टू द एक्सरसाइज। एग्जाम्पल्स वाले क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं। एक्सरसाइज 6.2 का हम सारे क्वेश्चंस करवाएंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस अच्छे अच्छे दिए हुए हैं, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एक्सरसाइज 6.2 के हम क्वेश्चंस करवाएंगे। एंड देन समरूपता की कसौटी भी पढ़ना है हमें, तो वो भी हम बताएंगे आपको इसके बाद। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे। एंड देन पाइथागोरस थ्योरम आगे देखते हैं। और हाँ, क्या बोलते हैं ना, आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हमने बीच में रोक दिया है। वो इजी चैप्टर पे बहुत ज़्यादा टफ है नहीं, फिर भी अगर वहाँ पे कहीं चूँकि कंसेप्ट तो आपको हम बता चुके हैं, जो कंसेप्ट था हमने कंसेप्ट बता दिया था, क्वेश्चन हमने नहीं करा रखा है, तो वैसे कहीं तो प्रॉब्लम आपको होंगे ही। तो जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा आप हमसे पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे। क्योंकि समय कम है तो हमें लगता है कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहले कंसेप्ट है, तो पहले कंसेप्ट क्लियर करते चलो। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलेंगे। थैंक यू ऑल। सब लोग अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और छठ पूजा की आप सभी को हार्दिक बधाई। छठी माता सब पे कृपा बनाए रखें, ऐसे ही आप लोग पढ़ाई करते रहे। कोविड का समय चल रहा है, भीड़ भाड़ में नहीं जाना है, बच के रहिए। हो सके तो घर पे छठ मनाएं सारे लोग, हम यही रिक्वेस्ट करेंगे आपसे भी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।